गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम म्यूटेशन पढ़ रहे थे। आज हमने क्रोमोसोमल एब्रिएशन गुणसूत्र में होने वाला म्यूटेशन पढ़ा। आज हमारा टॉपिक है जीन म्यूटेशन। ठीक है, तो जीन म्यूटेशन यानी जीन की संरचना में जो बदलाव होता है उसे हम जीन म्यूटेशन कहते हैं। आप जानते हो जीन जो है क्षारों से बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड क्षार। ठीक है, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन्स, इनसे मिलकर के जीन बनते हैं। जीन यानी डीएनए का एक सेगमेंट। ठीक है, और जीन क्या करते हैं, प्रोटीन निर्माण से संबंधित इनमें सूचना होती है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे मैंने ये बना रखा है, इस प्रकार से डीएनए में जो क्षार होते हैं, अगर आपको कुछ याद है संरचना, इस प्रकार की संरचना होती है। इसमें ये फॉस्फेट होता है, ये शर्करा होती हैं, और यहाँ पे हमारे क्षार जुड़े होते हैं, एडेनिन है, ग्वानिन है। ये एक श्रृंखला है। ठीक है, इसी प्रकार की श्रृंखला इधर भी होती है, और इस पर इसके युग्मक क्षार लगे होते हैं। जैसे एडेनिन के सामने थाइमिन होता है, ग्वानिन के सामने साइटोसिन होता है। इनके पूरक क्षार जिन्हें हम कहते हैं, वो इस प्रकार से श्रृंखला में लगे होते हैं। तो अगर इन क्षारों में परिवर्तन आता है, ये क्षार, इन्हें जो है हम न्यूक्लियोटाइड्स कह देते हैं। ठीक है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। तो इसके न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट में बदलाव नहीं आता, शर्करा में बदलाव नहीं आता, इसके जो है क्षारों में बदलाव आता है। और क्षारों में बदलाव आने से क्या होता है, जीन की संरचना में बदलाव आ जाता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया जीन म्यूटेशन क्या है, इन क्षारों में होने वाला बदलाव। ठीक है, अब क्षारों में होने वाला बदलाव किस प्रकार से जो है परिवर्तन लाता है, इसको हम समझते हैं। सपोज मेरे पास एक क्षारों की एक श्रृंखला है। अब मैं केवल क्षार दिखा रही हूँ, बाकी मैं न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट और शर्करा की संरचना को यहाँ पर मेंशन नहीं कर रही हूँ। तो देखिए, ये हमारा क्या है, एक डीएनए में उपस्थित क्षार है। ठीक है, ये क्षार आरएनए बनाते हैं। आपको पता होना चाहिए क्या बनाते हैं, आरएनए। आरएनए से जो है फिर प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, ये हम आगे अभी मॉलिक्यूलर बेसिस में हम ये सब पढ़ेंगे। तो इससे प्रोटीन का निर्माण आपका होता है। ठीक है, अब सपोज हमारा जो ये GAG है, ये हमारा A1 अमीनो एसिड बनाता है। ठीक है, अमीनो एसिड बनाने के लिए जो 3 क्षार होते हैं, इनको कोड कहते हैं। ठीक है, 3 क्षार एक कोड बनाते हैं और ये एक अमीनो अम्ल बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 के 3 सेट लिए हैं। ये दूसरा अमीनो अम्ल बनाएगा, A1 + A2, और ये बनाएगा आपका तीसरा अमीनो अम्ल, जिसको हम कह देंगे A3। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोटीन आ रही है, वो उसमें जो अमीनो अम्ल है वो क्या है, A1 + A2 + A3। इस प्रकार की हमारे पास एक प्रोटीन बन के आ रही है, क्योंकि अमीनो अम्ल प्रोटीन बनाते हैं। अगर इसमें न्यूक्लियोटाइड में जो है कि क्षार में बदलाव हो गया, सपोज A की जगह U आ गया और ये हो गया GUG, बाकी सेम रहा A और GUG। ठीक है, तो देखो ये जो GUG है, ये कोई और अमीनो अम्ल बनाएगा। सपोज इसको हमने नाम दे दिया A4 प्लस, अब ये A2 ही बनाएगा, ये वाला A2 बना रहा है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं आया, A2, और ये A3 बनाएगा प्लस A3। तो अब जो हमको अमीनो अम्ल मिला इस क्षार के बदलाव से आने से, तो हमें क्या प्रोटीन मिली, A4 + A2 + A3। तो हमारी प्रोटीन चेंज हो गई। प्रोटीन चेंज होने से जो फिनोटाइप है या जो एंजाइम्स बनना है वो चेंज हो जाएगा। तो जीन म्यूटेशन जो है, कुछ जीन म्यूटेशन बहुत हानिकारक होते हैं। हम इनका डिस्कस इसमें करेंगे। अभी मैंने आपको समझाया कि जीन म्यूटेशन क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड के क्षारों में आने वाला बदलाव। किस प्रकार का बदलाव आता है, उनके क्रम में बदलाव आ जाता है। और क्रम में बदलाव आने से क्या होता है, क्योंकि जो 3 डीएनए के जो जीन होते हैं वो इस प्रकार से संदेश रखे होते हैं कि हमें कौन सी प्रोटीन बनानी है। ठीक है, और 3 कोड जो होते हैं ये एक अमीनो अम्ल को कोड करते हैं। तो कोड जो है निर्धारित होते हैं, और अगर एक भी क्षार परिवर्तित होता है तो अमीनो अम्ल चेंज हो जाता है। ठीक है, जिससे प्रोटीन भी चेंज हो जाती है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ, हमारे पास 64 अमीनो एसिड 64 कोडॉन होते हैं। कोडॉन यानी 3 क्षार। ठीक है,
इसमें से जो 61 कोडॉन होते हैं वो बनाते हैं 20 अमीनो एसिड। कितने अमीनो एसिड? 20 अमीनो एसिड। यानी कि एक से अधिक कोडॉन एक अमीनो अम्ल बना सकते हैं, यानी एक अमीनो अम्ल के एक से अधिक कोडॉन होते हैं। ठीक है, तो एक अमीनो अम्ल के मतलब अमीनो अम्ल, एक अमीनो एसिड के एक से अधिक कोडॉन होते हैं। ठीक है, एक से अधिक कोडॉन हो सकते हैं, मोर देन 1। ठीक है, इसीलिए क्या है, अब देखिए ना, अमीनो अम्ल केवल 20 हैं, कोडॉन 61 है, तो 20 अमीनो अम्ल के लिए 20 कोडॉन होने चाहिए, लेकिन 20 अमीनो अम्ल के लिए 61 कोडॉन है, तो यानी कुछ अमीनो अम्ल के लिए एक से ज़्यादा कोडॉन है। और 3 जो कोडॉन होते हैं, वो 3 कोडॉन जो होते हैं उनको हम कह देते हैं टर्मिनेटिंग कोडॉन। ठीक है, ये किसी भी टर्मिनेट मतलब समापन कोडॉन इनको हम कहते हैं। समापन कोडॉन इसलिए कहते हैं, ये जब प्रोटीन बन रही होती है, अब प्रोटीन नहीं चाहिए, तो समापन कोडॉन होते हैं, ये प्रोटीन के बनने या अमीनो अम्ल के जो है जुड़ने की जो चेन होती है उसको रोक देते हैं, तो उन्हें समापन कोडॉन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। समापन कोडॉन कोई अमीनो अम्ल नहीं बनाते हैं, ये जब अमीनो अम्ल चेन में जुड़ रहे होते हैं तो उनको स्टॉप करते हैं, रोकने का काम करते हैं। तो जहाँ पर ये 3 कोडॉन आ जाते हैं, उसके बाद अमीनो अम्ल नहीं जुड़ते हैं और प्रोटीन के निर्माण की क्रिया बंद हो जाती है। तो अब हमारा ये जीन म्यूटेशन कितने प्रकार से होता है इसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने इसे 3 प्रकार से बनाया है। पहला है प्रतिस्थापन, दूसरा है डिलीशन, तीसरा है एडिशन। ठीक है, प्रतिस्थापन क्या होता है? जब क्षार युग्म, प्रतिस्थापन मतलब विस्थापित होना, समझ गए, एक्सचेंज करना। ठीक है, प्रतिस्थापन यानी मेरी जगह पे दूसरे का आना, ठीक है, और दूसरे की जगह पर मुझे जाना, ये प्रतिस्थापन कहलाता है। ठीक, अब मैंने इसमें 2 चीज़ें लिखी हैं, प्रतिस्थापन समझ गए ना आप? ठीक है, एक क्षार की जगह पे दूसरा क्षार आना, और जिसकी जगह पे वो आया है वो उसकी जगह पे चला जाता है। ठीक है, सपोज़ ये इसमें मैंने एक चीज़ लिखी है कि अगर प्यूरिन, आप जानते हो क्षार 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। ठीक है, प्यूरिन और पिरिमिडिन कक्षा 11 मैंने आपको बताया है। अगर प्यूरिन की जगह प्यूरिन आए और पिरिमिडिन की जगह पिरिमिडिन आए, तो इसको हम संक्रमण कह देते हैं। ऐसा प्रतिस्थापन क्या कहलाता है? संक्रमण कहलाता है। लेकिन अगर प्यूरिन की जगह पिरिमिडिन आए और पिरिमिडिन की जगह प्यूरिन आए, तो हम इसे क्या कह देते हैं? ट्रांसवर्जन, अनुप्रस्थता हम इसे कह देते हैं। प्यूरिन कौन कौन से होते हैं? एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है, एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन है, थायमिन और साइटोसिन हमारे पिरिमिडिन है। ठीक, एडेनिन ग्वानिन प्यूरिन है, थायमिन साइटोसिन हमारे पिरिमिडिन है, ये आपको याद रखना। तो अब इसमें जो है इम्पॉर्टेंट ये है कि क्षारक प्रतिस्थापन से क्या बदलाव आते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एडेनिन की जगह ग्वानिन या ग्वानिन की जगह हमारा जो है साइटोसिन आ जाए तो क्या बदलाव आता है। इसमें 4 प्रकार के म्यूटेशन हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है मिससेंस म्यूटेशन। मिससेंस म्यूटेशन में क्या होता है, ये सब मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन की 2 चेन होती हैं, अल्फा चेन और बीटा चेन। ठीक है, अल्फा चेन और बीटा चेन, 2 चेन से मिलके हीमोग्लोबिन हमारा बनता है। तो हीमोग्लोबिन की जो इसकी बीटा चेन में जो है 6वें नंबर पे एक अमीनो अम्ल होता है, ग्लूटेमिक अम्ल। ठीक है, ध्यान से सुनिए। तो ग्लूटेमिक अम्ल को कोड करने वाला जो हमारा कोडॉन है वो है हमारा GAG। GAG जो है ग्लूटेमिक अम्ल बनाता है, यहाँ पर ये 6वीं पोजीशन पे होता है और ये ग्लूटेमिक अम्ल बनाता है। ठीक है, ग्लूटेमिक अम्ल क्या है? एक अमीनो अम्ल है। ग्लूटेमिक अम्ल क्या है? एक अमीनो एसिड है। ठीक है, अगर यहाँ पे A की जगह U आ गया, एडनिन की जगह U आ गया, यानी कि ये एडनिन एक प्यूरिन है, इसकी जगह पिरिमिडिन आ गया, संक्रमण हो गया, तो ये बन जाता है GUG। और GUG बनने से हमारा जो अमीनो एसिड है वो चेंज हो जाता है और बन जाता है वैलीन। ठीक है, तो अमीनो हमारे हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में 6ठे स्थान पे क्या आ जाता है? वैलीन आ जाता है, ग्लूटेमिक एसिड हट जाता है। तो इससे जो हमारा हीमोग्लोबिन है इसकी संरचना चेंज हो जाती है और ये सीधा ना होकर इस तरीके से हंसिए के आकार का हो जाता है और सिकल सेल एनीमिया नामक रोग इससे होता है। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये मिस सेंस म्यूटेशन है, यानी इसने इसके सेंस को ही बदल दिया।
दूसरा होता है नॉनसेंस। नॉनसेंस मतलब नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं समापन कोडॉन को। जब मैंने आपको टर्मिनेटिंग कोडॉन बताए थे तो समापन कोडॉन होते हैं UAG, UGA और UAA, यानी ये जहाँ पर आ जाएंगे वहाँ से आगे प्रोटीन चेन नहीं बनेगी। ये 3 समापन कोडॉन हैं, ठीक है। अब सपोज हमारी कोई चेन है और चेन में हमारे यहाँ पर A इस प्रकार से एक कोडॉन है और ये कोडॉन लाइसिन बनाता है। कौन सा अमीनो एसिड बनाता है? लाइसिन बनाता है, ठीक है। हमारी चेन है, DNA की चेन है और इसमें प्रोटीन बनना है, आगे भी बन रहा है। यहाँ पे A3, A1 और लाइसिन बनता जा रहा है और इसमें म्यूटेशन हो गया। इसमें क्या हो गया? म्यूटेशन हो गया। एडनिन की जगह यूरेसिल आ गया, ठीक है। एडनिन की जगह क्या आ गया? ये एडनिन है, इसकी जगह यूरेसिल आ गया, UAA बन गया। तो ये नॉनसेंस कोडॉन, नॉनसेंस या इसको समापन कोडॉन कहते हैं। तो जब ये आता है इससे आगे फिर हमारा कोड नहीं बनेगा और हमारा ये जो प्रक्रिया है ये यहीं पर हमारी रुक जाएगी, यानी इससे आगे आप देखिए हमारी चेन निर्माण नहीं होगी। तो इसको हम नॉनसेंस म्यूटेशन कह देते हैं। अगला है न्यूट्रल म्यूटेशन। न्यूट्रल म्यूटेशन का मतलब है, न्यूट्रल मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो सपोज एक चेन में A इस प्रकार का कोडॉन है और ये लाइसिन बनाता है। इसमें जो है म्यूटेशन हुआ, बन गया A की जगह G आ गया, तो ये बनाता है आर्जिनिन, ठीक है। अब देखिए अमीनो एसिड तो चेंज हुआ लेकिन ये दोनों क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं और एक जैसा काम करते हैं, तो इससे बनने वाले प्रोटीन पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको न्यूट्रल म्यूटेशन हम कह देते हैं। अगला है साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट मतलब जो चुपचाप होता है और पता भी नहीं चलता। तो पता क्यों नहीं चलता? देखिए फिर मैं वही सीक्वेंस लेके आ गई, कोडॉन A ये लाइसिन अमीनो एसिड बनाता है, ठीक है। अब इसमें बदलाव हुआ AAG। अब इत्तेफाक से क्या होता है कि AAG भी लाइसिन ही बनाता है। मैंने बोला था ना आपको कि एक अमीनो अम्ल के लिए एक से ज़्यादा कोडॉन हो सकते हैं। तो देखिए चेंज तो हुआ है, जीन में क्षार में तो परिवर्तन हुआ है लेकिन अमीनो एसिड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। तो ये जो है आपके इसको हम कहते हैं साइलेंट म्यूटेशन। ये इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। ये इनके क्या हो गए? समानार्थी जिनको हम कहते हैं। तो दोनों ने ही लाइसिन बनाया और उसको हम साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं। तो ये जो 4 एग्जाम्पल थे आपके जीन प्रतिस्थापन के एग्जाम्पल थे और सारे के सारे बहुत इम्पोर्टेंट हैं। दूसरा जो प्रकार है विलोपन है। देखिए विलोपन में क्या होता है? इसमें एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में से एक या कुछ क्षारों की हानि हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे विस्थापन नहीं होता है बल्कि हानि हो जाती है, एक या कुछ क्षार जो है हट जाते हैं। तीसरा है निवेशन। इसमें किसी न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में एक या कुछ क्षार युग्मकों के जुड़ने से परिवर्तन आता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्षार आ जाते हैं। तो मैं इनको एक चीज़ आपको इसमें बताना चाहती हूँ, कभी कभी अलग तरीके से भी पूछ देते हैं कि विलोपन और निवेशन को हम क्या कह देते हैं? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी हम इसको कह देते हैं। क्यों कहते हैं? मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ राम हैज़ रेड कैप। इसको आप कैप कर लेंगे, इस P है ये, ठीक है। तो राम हैज़ रेड कैप, ये 3 के कोडों में मैंने दिए हैं। तो अगर इसमें एक एक्स्ट्रा, देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो एक डिलेशन हो गया, एक क्षार हट गया, M हट गया, तो क्या हो गया? RAH एक साथ आ गया, क्योंकि इनके बीच में कॉमा नहीं होता बेटा, ये शिफ्ट हो गया इधर। इसके हटने से H यहाँ शिफ्ट हो गया, सब शिफ्ट हो गई दूसरी की तरफ। ASR एक साथ आ गए, EDC एक साथ आ गए, AP अलग हो गया, इसके पीछे जो कोडॉन होगा वो उसके साथ आएगा। तो आप देखिए कि इसकी जो मीनिंग थी राम हैज़ रेड कैप, इसकी पूरी मीनिंग ही बदल गई, ठीक है। और एडिशन में क्या, ये फ्रेम शिफ्ट क्यों कहते हैं? कि फ्रेम शिफ्ट हो गया, जो शिफ्ट हो गया, खिसक गया। एडिशन में क्या हुआ? देखिए राम हैज़ और यहाँ पे बी आ गया, बी आ रही होगी ब्री, अब डी इधर खिसक गया क्योंकि यहाँ बी आ गया, DCA हो गया, P अलग रह गया। तो इसके एक न्यूक्लियोटाइड क्षार के जुड़ने से भी ये पूरी की पूरी इसकी मीनिंग बदल गई, ठीक है। इसकी पूरी क्या बदल गई? मीनिंग बदल गई है। अब इसको हम फ्रेम शिफ्ट कह देते हैं क्योंकि पूरा का पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जब एक या दो न्यूक्लियोटाइड, एक या दो, ध्यान से सुनिए, एक या दो न्यूक्लियोटाइड जोड़ते हैं या हटते हैं तो वो बहुत घातक होता है।
बजाय 3 न्यूक्लियोटाइडों के हटने या जुड़ने से। अगर यहाँ से हैज़ हट जाए तो राम रेड कैप तो रहेगा, या इसमें एक हैज़ और जुड़ जाए तो राम हैज़ रेड कैप, क्योंकि 3 4 हट रहे हैं, 3 4 जुड़ रहे हैं। वो उतना घातक नहीं होता है जितना एक या दो। देखिए एक के हटने से पूरी मीनिंग ही बदल गई, एक के जुड़ने से पूरी मीनिंग ही बदल गई। तो एक या दो न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ते हैं या हटते हैं तो वो बहुत खतरनाक होता है, उससे मतलब पूरी चेन ही गड़बड़ा जाती है और वो डेंजरस होता है। तो ये आपका क्या था, जीन म्यूटेशन था। जीन म्यूटेशन में कहीं कहीं आपको एक और प्रकार से मिलेगा, मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे पॉइंट म्यूटेशन और ग्रॉस म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन मैं नोट्स दे दूँगी इसके, और ग्रॉस म्यूटेशन कहीं इस तरीके से भी पूछा जाता है। तो पॉइंट म्यूटेशन में भी यही सब चीज़ें हैं और ग्रॉस म्यूटेशन में क्या है, यही सब चीज़ें हैं। अंतर क्या है, अंतर मैं आपको बताती हूँ। देखिए ग्रॉस पॉइंट म्यूटेशन का मतलब होता है जब केवल एक क्षार का प्रतिस्थापन हो, या एक क्षार जुड़े या एक क्षार हटे, तो वो पॉइंट म्यूटेशन है। जैसे ए है, तो अगर इसमें केवल ये क्षार प्रतिस्थापित हो रहा है या इस सीक्वेंस में एक क्षार जुड़ रहा है या एक सीक्वेंस से एक क्षार हट गया है, तो ये पॉइंट है, क्योंकि एक क्षार पर फर्क पड़ा। लेकिन एक से अधिक क्षार अगर प्रभावित हो रहे हैं, सपोज ए था और इसमें दो प्रतिस्थापित हो गए, ए यू, या दो क्षार और जुड़ गए इसमें जी, या इसमें से ये दो क्षार निकल गए, तो इसको ग्रॉस म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया। इसी के साथ आपका जीन म्यूटेशन खत्म हुआ है। नेक्स्ट मैं लूँगी उत्परिवर्तन जन क्या होते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।